देखिए नेक्स्ट बताना आज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। लास्ट टाइम एक जो छूटा हुआ था A to B B to A वो थोड़ा सा देख लीजिए, उसमें कोई समस्या थी नहीं। वैसे कहाँ गए सब, आए हैं ना, समझने वाले गायब हैं। वो फिर से नहीं, उसमें क्या बताना आप हमको ये बताइए, क्या जो बहुत बड़ा टॉपिक था। अरे सुन लीजिए ध्यान से, ये देखिए ऐसे देखिए, ये नॉर्मल आपका एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्सॉन है। इसमें ये क्या एक्सोलेमा है, ये क्या है, एक्सोप्लाज्म है। मेम्ब्रेन जो है ये है और ये है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज समझ में आती है ना। बाहर पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि बाहर की साइड में सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन ज्यादा मिलेंगे। कौन से पॉजिटिव आयन ज्यादा मिलेंगे, सोडियम वाला, ठीक है। और पोटेशियम आयन क्या होते हैं, कम होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन बाहर ज्यादा, उसमें भी कौन सा ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है। और नेगेटिव आयन बाहर क्या है, कम है, तो ओवरऑल चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अंदर की साइड में देखिए नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होती हैं और पॉजिटिव मतलब एनायन। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, एनायन। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटायन। तो अंदर की साइड में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और क्या कह सकते हैं आप, एनायंस, उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। और पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या है, कम। और पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन रहता है, सोडियम और पोटेशियम रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज अंदर कम है, मतलब अंदर सोडियम कम है, ठीक है। लेकिन सोडियम पोटेशियम में से क्या चीज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ठीक है ओवरऑल कम है, लेकिन सोडियम कम है, पोटेशियम थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा नेगेटिव आयन है। इसीलिए अंदर चार्ज कैसा हो जाता है, वो माइनस। ये चीज समझ में आई होगी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ये रेस्ट कंडीशन में है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, माइनस के 70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। समझ में आ रहा ना ये कौन। अब ये देखिए ये मेंटेन कैसे रहता है, क्योंकि अगर बाहर पॉजिटिव ज्यादा है और अंदर नेगेटिव क्या है, ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बाहर से पॉजिटिव मूव करके अंदर आएंगे और अंदर से नेगेटिव मूव करके कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 3 तरीके के मैंने आपको प्रोटीन बताए थे, कुछ चैनल है, कुछ पंप है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम के लिए देखिए, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए जो चैनल है ये क्या होते हैं, हमेशा खुले होते हैं, हमेशा। तो सोडियम पोटेशियम अंदर से बाहर आ जा सकता है, समझ रहे ना। बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर से सोडियम मूव करके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अरे बाहर ज्यादा सोडियम है तो जाहिर सी बात है मूव करके अंदर आएगा बराबर करने के लिए। अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो बाहर क्या है, मूव करके जाएगा पोटेशियम इक्वल करने के लिए। तो अगर बाहर पॉजिटिव जितना है, जितना सोडियम है, उतने सोडियम अंदर हो जाएंगे, हो भी जाएंगे, क्योंकि ये पंप, ये चैनल क्या है, खुला हुआ है। समझ में आ रहा ना। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होना चाहिए, उसको रोकना है। उसको रोकने का काम कौन, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, दूसरी बार बता रहा हूं मैं, उसको रोकने का काम कौन करता है। रोकने के लिए यहां पर कुछ क्या है, आपके पंप लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ पंप नहीं है, ये चैनल प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, चैनल प्रोटीन, समझ में आया। ये भी चैनल है, ये सोडियम पोटेशियम का है। ये लीकी चैनल है जो हमेशा खुला रहता है, और ये ताला लगा हुआ है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये जरूरत पड़ने पर खुलेगा, जरूरत पड़ने पर। तो रेस्ट कंडीशन में ये हमेशा, देखिए हमेशा खुले होते हैं, चाहे रेस्ट हो चाहे इंपल्स आया। आपने 3 पढ़ा होगा, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सब जगह ये खुला रहता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये खुलते बंद होते हैं। आगे एक था पंप, एक क्या था, पंप। इसमें 2 तरीके का वोल्टेज गेटेड चैनल है, एक सोडियम का है और एक पोटेशियम का है। जैसे यहाँ पर लीकी चैनल सोडियम पोटेशियम। और एक क्या है, यहाँ पंप है, वो भी सोडियम और पोटेशियम के लिए है। किसके लिए, सोडियम और पोटेशियम। तो जब ये स्थिति आती है कि बाहर से सोडियम मूव करके यहां से अंदर आ रहा होता है, तो बराबर हो जाएगा सोडियम पोटेशियम। इसको रोकने का काम कौन करता है, ये पंप करता है। ये अभी बंद रहेगा,
अभी ये रेस्ट कंडीशन में बंद रहते हैं ये दोनों चैनल, ठीक है, वोल्टेज वाले। ये काम करेगा सोडियम पोटेशियम पंप, एक एनर्जी को यूज करेगा, एटीपी खर्च होगा, बिना एनर्जी के नहीं ये काम करेगा। और करेगा क्या, जितने सोडियम बाहर से अंदर आए थे इक्विलिब्रियम मेंटेन कराने के लिए, बराबर करने के लिए, वो सारे सोडियम को खींच करके कहां ले जाएगा, बाहर करेगा। ज्यादा हो जा रहा था सोडियम, बराबर हो रहे थे ना, हमको चाहिए क्या कि बाहर प्लस ज्यादा चाहिए, और प्लस को बरकरार रखने, प्लस के लिए रिस्पॉन्सिबल मेन कौन है, सोडियम है, ठीक है। तो यहां जो सोडियम बराबर होने के लिए सोडियम आ रहा था, यहां एक्स्ट्रा सोडियम बढ़ रहा है ना, उसको खींच करके सबको बाहर करना, मतलब बाहर प्लस ज्यादा कर देना सीधे, तभी प्लस मेंटेन रहेगा। तो एक बार में होता क्या, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, ठीक है, तो सोडियम तो बाहर चले गए। अब क्या हो रहा था पोटेशियम में, देखिए पोटेशियम क्योंकि कहां ज्यादा है, अंदर, यही तो मैंने बताया था ना, पोटेशियम अंदर ज्यादा है ना, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, पोटेशियम रेस्ट कंडीशन में अंदर ज्यादा है, तो पोटेशियम बाहर मूव कर रहा था बेचारा, सोडियम अंदर आ रहा था, जो अंदर आया उसको उन्होंने खींच के बाहर कर दिया, जो बाहर से अंदर आ रहा था, जो बाहर से अंदर आ रहा था उसको खींच के बाहर किए, लेकिन जो अंदर से बाहर जा रहा था पोटेशियम, उसको क्या करेंगे, खींच करके ये अंदर। तो 2 पोटेशियम को अयन किया जाता है और 3 सोडियम को बाहर किया जाता है। अरे काम तब करेगा, ये रेस्ट कंडीशन में ही काम करेगा ये पंप, हाँ रेस्ट में ही, तभी तो पॉजिटिव बाहर मेंटेन रहेगा, नहीं तो बराबर नहीं हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा, इक्विलिब्रियम को रोकना है ना। तो ऐसे नहीं दिया, रेस्ट कंडीशन में पंप काम करेगा। अरे ये आपका पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन कंडीशन में काम करता है, डीपोलराइजेशन में पंप बंद हो जाएगा, रीपोलराइजेशन में फिर चालू हो जाएगा, ऐसे याद रखिए, ये आपका पोलराइजेशन स्टेट है। नहीं समझ में आ रहा है कब, ये आपका 2 कंडीशन, डीपोलराइजेशन में काम नहीं करेगा, जैसे इंपल्स अटैक करेगा ये बंद, ये पंप बंद। अब ये देखिए बहुत बड़ा था, उस समय हमने समझाया था अच्छे से, और कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए इस पर, क्योंकि इसको पूरा समझाने में फिर हमको टाइम लगता है। वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा, ध्यान से सुनिए, रेस्ट कंडीशन समझ में आ गई, रेस्ट में बाहर प्लस मेंटेन हो गया, मेंटेन कराने का काम इसने किया, ये हमेशा खुले रहेंगे, रेस्ट में ये भी काम करे, क्योंकि जो बाहर से भाग के आए तो उनको भगाना भी है, बाहर प्लस, ठीक है, ये अभी बंद है, लेकिन जैसे ही इंपल्स अटैक करेगा तो आप जानते हैं ये प्लस क्या हो जाएंगे, बाहर वाले सब माइनस, और माइनस हो जाएगा, तो उस माइनस को कैसे माइनस होगा वो देखिए, इसके लिए ये सोडियम का चैनल लीकी, ये तो हमेशा खुला रहेगा, ठीक है, बाहर सोडियम ज्यादा है ना रेस्ट में, भगाए गए थे फिर बेचारे को लाएंगे, भगाए गए थे तो फिर बाहर से अंदर आएंगे, तो सोडियम याद रखिए बाहर से अंदर इन होता है इनके द्वारा, और पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है तो ये इनसे बाहर होता है, इतना पता होना चाहिए, लेकिन चैनल यही काम करते हैं। ये जो है आपका पंप है, ये काम करना बंद कर देगा, क्यों, क्योंकि ये अंदर जब इंपल्स अटैक करेगा तो इतना पता है आपको कि ये बाहर से माइनस हो जाएगा और अंदर से क्या हो जाएगा, प्लस। ये सोचिए होगा कैसे, अंदर प्लस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा प्लस, ये तो खुला हुआ है, ये तो हमेशा खुले रहते हैं, तो ये तो प्लस को लेके आ रहा है, लेकिन कितना प्लस लेके आएगा, ठीक है। और ये बंद क्यों किया गया, क्योंकि ये जो है अंदर से बाहर सोडियम को फेंक रहा था, तो अगर अंदर से बाहर सोडियम फेंकेगा तो अंदर तो प्लस की कमी आ जाएगी, तो हमको तो इसको रोकना है ना, इसका काम क्या था, ये सोडियम को बाहर कर रहा था ना। अब आप कहेंगे पोटेशियम को तो खींच रहा था ना, अरे तो कोई वो नहीं है, 3 सोडियम बाहर कर रहा था, तो 2 प्लस अंदर हो रहे हैं, 3 प्लस बाहर हो रहे हैं, तो बताइए 1 प्लस कहां बढ़ रहा है, बाहर, 3 प्लस बाहर जा रहे हैं, बाहर से 2 प्लस अंदर आ रहे हैं, तो बाहर 1 प्लस बढ़ रहा है ना, कोई बात नहीं, पोटेशियम अंदर आ रहा है उससे दिक्कत नहीं है, वो अंदर प्लस उतना बरकरार मेंटेन नहीं आएगा। किसने क्या, ये क्या कर रहा था, सोडियम को बाहर कर रहा था, हमको अंदर प्लस बनाना है, कब, जब इंपल्स अटैक करेगा तो तुरंत इसको बंद किया जाएगा कि प्लस अब बाहर ना जाने पाए, बाहर से अंदर लाना है ना हमको प्लस, ये काम हो रहा है यहाँ से,
अब क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड थे आपके पास दो तरीके के, सोडियम वाले और पोटेशियम। वोल्टेज गेटेड क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलने पर खुल जाते हैं, तो पोटेशियम का ताला नहीं खुलेगा, सोडियम का ताला खुल जाएगा तुरंत, मतलब ये काम करना चालू कर देगा। और ये क्या करेगा, बाहर से सोडियम को खींच करके अंदर लाएगा। क्योंकि सोडियम चाहे लीकेज चैनल हो चाहे वोल्टेज हो, इनका काम होता है बाहर से सोडियम इन करना, इस पंप का काम होता है अंदर से सोडियम को बाहर करना। तो देखिए तेजी से अंदर सोडियम आ रहा ना, मतलब प्लस आ रहा ना, प्लस। ये है डीपोलराइजेशन। जैसे इंपल्स अटैक करेगा, बाहर प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा, अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा। ये है डीपोलराइजेशन। हाँ, वोल्टेज नहीं, रिपोलराइजेशन में भी, रिपोलराइजेशन में ये खुलेगा ये बंद होगा। वोल्टेज गेटेड दोनों जगह काम करता है, डी में भी री में भी, लेकिन ये आपको वो पहले वाले पोलराइजेशन में काम नहीं करता है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। पहले जगह छोड़ करके दोनों जगह ये काम करेगा। अब जब री होगा तो ये खुलेगा ये बंद होगा, इसको बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिपोलराइजेशन में बाहर फिर से क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना है ना। तो ये खुला रहेगा तो प्लस तो भगा करके अंदर ले आएगा सबको, तो कैसे बाहर प्लस हो जाएगा। डीपोलराइजेशन में ये वाला खुलेगा, री में ये खुलेगा ये बंद होगा। आप ऐसे सोचिए कि कहाँ कौन सा चार्ज लगाना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये चैनल खुलता है। और नहीं हो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर किस समय क्या खुलेगा, वो नोट कर लीजिए। लिखिएगा पोलराइजेशन में क्या रहेगा, पोलराइजेशन, पोलराइज, देखिए एक लिख लीजिएगा, लीकी चैनल, जो लीकी चैनल जो है, लीकी चैनल किसके लिए, फॉर Na प्लस और K प्लस ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन रहते हैं, ये कभी बंद नहीं होते हैं, इनका नाम ही लीकी चैनल, लीक करता रहता है हमेशा, इसके द्वारा आयंस लीक होते रहते हैं, सोडियम और पोटेशियम। अब देखिए पोलराइजेशन जब होगा तो पोलराइजेशन के टाइम पर ये तो छोड़ दीजिए, ये तो हमेशा खुला है, इनको देखिए, वोल्टेज गेटेड क्लोज रहेंगे, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, पंप, पंप कौन सा है, देखिए सोडियम का और पोटेशियम का पंप है। वोल्टेज गेटेड किसका है, सोडियम का है और पोटेशियम। याद रखिए ये अलग अलग होता है, लेकिन पंप एक ही होता है दोनों का, ठीक। तो पोलराइजेशन के टाइम पर क्या होगा, वोल्टेज गेटेड क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, क्लोज लिखिएगा। ये क्या रहेगा, पंप ओपन, मतलब ये काम करेगा। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन, उसमें वोल्टेज गेटेड क्या हो जाएगा, सोडियम का ओपन होगा, Na प्लस वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, पोटेशियम बंद रहेगा, पंप क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक। और जब रिपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन, वहां पर K प्लस ओपन हो जाएगा, बाकी दूसरा बंद रहेगा, मैंने लिखा नहीं है समझ जाइएगा, दूसरा बंद रहेगा और ये ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, फिर बता दूंगा मैं। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, पहले पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। अब नहीं समझ में आएगा तो हमको बताना, फिर हम बता देंगे, ठीक है। एक क्लोराइड चैनल होता है, याद रखिए, क्लोराइड हाइपर पोलराइजेशन में खुलता है, ठीक है। वो बाहर से क्या करता है, क्लोरीन को खींच करके अंदर लाता है, अंदर नेगेटिव बहुत ज्यादा कर देता है, उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। वो रिपोलराइजेशन के टाइम पर एक स्थिति आती है हाइपर पोलराइजेशन की, उस समय खुल जाता है वो। आइए आगे बढ़ जाए, नया टॉपिक देखिए, नया क्या है, ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स समझ रहे हैं ना, जिसने नहीं समझा वो आप समझ ले। न्यूरॉन्स पर संदेश जाता है, तो जब तक इम्पल्स नहीं आएगा तब तक न्यूरॉन में संदेश आगे कैरी नहीं होगा। तो जैसे ये आपका क्या है, एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, आइए एक न्यूरॉन हो गया।
इस न्यूरॉन में इंपल्स कैसे जनरेट हुआ मैंने बता दिया। जब तक स्टिमुलस अटैक नहीं करेगा तब तक जनरेट नहीं होगा। इंपल्स जनरेट हो गया, एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ रहा है। अब ये दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा वो समझना है। जैसे हमारी दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है ना जंक्शन के द्वारा, वैसे ही दो न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं। एक न्यूरॉन से संदेश दूसरे न्यूरॉन में जाना है। दूसरा न्यूरॉन जब जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये डेंड्राइट है। ये क्या है? डेंड्राइट है दूसरे का ना। इसका एक्सॉन दूसरे का डेंड्राइट सामने सामने लगेगा इस तरीके से। ये दूसरा न्यूरॉन, दोनों के बीच में एक गैप आएगा। एक क्या आएगा? गैप। ये देखिए ये एक्सॉन का टर्मिनल, ये डेंड्राइट, यहां पर एक गैप बनेगा, यहां पर एक गैप, ये गैप बना। इसी गैप को बोलते हैं साइनेप्स। तो एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में किसके द्वारा जाता है? साइनेप्स के द्वारा। तो लिख लीजिएगा इंपल्स, इंपल्स ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, जल्दी लिखिए, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, एक न्यूरॉन से दूसरे में जाएगा बाय साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? वो जंक्शन है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन समझिए, ठीक है। अब साइनेप्स बनता कैसे है ये समझ लीजिए। साइनेप्स में क्या क्या होता है? हाँ बता रहे हैं। साइनेप्स में कैसे, अब वो डायग्राम, बुक का डायग्राम में लेके आ रहा हूँ, बुक में डायग्राम बना है। जैसे एक साइनेप्स को दिखा रहे हैं, ये एक साइनेप्स समझिए, एक कहीं है ना, एक समझिए। तो एक साइनेप्स में क्या क्या होता है? तीन चीजें होती हैं। ये देखिए, जैसे ये क्या है? साइनेप्टिकल नॉब है, समझ रहे हैं ना, पहले न्यूरॉन का लास्ट पार्ट फूला हुआ था ना, 1 2 3 मैंने बनाया, एक को दिखा रहे हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिकल बटन है। दूसरे का डेंड्राइट यहां सामने आएगा, ये दूसरा एक्सॉन है, उसका दूसरा न्यूरॉन, उसका क्या है? ये डेंड्राइट, ये हो गया उसका डेंड्राइट। ये पहले एक्सॉन का लास्ट पार्ट, दूसरे का डेंड्राइट सामने। इसमें आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये क्या है? प्री साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन, मतलब इसकी जो झिल्ली होगी वो क्या है? प्री, ये है प्री, लिखते रहिएगा, साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन। साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन में आगे वाली झिल्ली, क्योंकि ये साइनेप्स पूरा है, शुरुआत में एक झिल्ली लगी हुई है प्री, और ये पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन है। ये पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्री साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन किसका हिस्सा है? डेंड्राइट का पार्ट होता है कि एक्सॉन के लास्ट हिस्से का? डेंड्राइट का पार्ट नहीं है ये एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन है। और ये किसकी मेम्ब्रेन है? ये डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिकल क्लेफ्ट। ये गैप क्या है? साइनेप्टिकल, साइनेप्टिकल क्लेफ्ट है, CLEFT। क्लेफ्ट का मतलब होता है एक डिप्रेशन, एक गड्ढा, एक खांच। दोनों के बीच में एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। तीनों को मिला करके क्या बोलेंगे? साइनेप्स। तो साइनेप्स में यही तीन चीजें होती हैं। जल्दी लिखिए, फास्ट, थोड़ा तेज लिखेंगे, समझते भी रहिए कि लिखते भी रहिए, ऊपर देखते रहिए, ऐसे लिखते रहिए नीचे, ठीक है? हो गया ये। अब यहां से इसमें केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन। इसमें क्या है? केमिकल होगा, आपको मिलेगा देखने को, ACH। ACH क्या है? एसिटाइल, पूरा लिख लीजिएगा यहां पर, एसिटाइल कोलिन में लिख दे रहा हूं, हाँ, एसिटाइल कोलिन। यही इंपल्स संदेश को यहां से यहां ले जाता है। जैसे नदी है, रिवर है, नाव को पार कराना है, बीच में क्या है? नदी है, या तो पुल के द्वारा वो पार हो, सॉरी, कोई भी व्हीकल है या तो पुल से जाएगा या तो नाव एक साधन है। तो ये साधन है जो कि यहां से यहां मैसेज को ला रहा है, क्योंकि बीच में गैप है, गैप से कैसे आगे बढ़ाना है? तो ACH के द्वारा। अब ACH बनता कहां से है? देखिए, लिखिएगा ACH कहां बनेगा, इसका प्रोडक्शन कहां होगा?
प्रोड्यूस इन, बताएंगे कोई कहाँ बनता है? इसमें बनेगा, किसमें? प्री एक्सॉन टर्मिनल। पहला जो न्यूरॉन है उसका लास्ट हिस्सा ये है बटन, इसके अंदर छोटा छोटा बैग है, इसी बैग में इकट्ठा रहता है एसिटाइलकोलिन, समझ रहे हैं ना? तो एसिटाइलकोलिन जो है वो आपको प्री सिनेप्टिकल एक्सॉन बटन या एक्सॉन टर्मिनल में देखने को मिलेगा। तो प्रोड्यूस्ड इन एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्सॉन टर्मिनल है पहले न्यूरॉन का लास्ट हिस्सा उसमें बनेगा, और एक वेजाइकल के अंदर, बैग के अंदर वो बंद है, ठीक है? इसके अंदर क्या है? बंद है। यहां कैसे आया, यहां कैसे पहुंचा? ये देखिए, ये बैग फटेगा, ये बैग देखिए इस तरीके से, जो बैग में बंद है, ये जब बैग यहां आकर के इस मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा तो ये झिल्ली क्या हो जाएगी? फट जाएगी। एसिटाइलकोलिन कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। समझ में आया? ये हो गया और जो आपका पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन पर यहां पर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, ये रिसेप्टर हैं जो एसिटाइलकोलिन को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। एसिटाइलकोलिन यहां से यहां रिसीव किया जाएगा इस मेम्ब्रेन के द्वारा। तो रिसेप्टर कहां होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन। तो लिखिएगा ACH का जो रिसेप्टर है वो भाई देखिए बनेगा आगे वाले में इसमें, लेकिन रिसेप्टर कहां होगा? यहां रिसेप्टर्स इन पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन। पीछे क्या चले गए, मजा नहीं आ रहा था। रिसेप्टर कहाँ है? पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन। और समझिए इस बैग के अंदर क्या बंद है? ACH। इधर देखते रहो जी, ACH। ये ACH रिलीज कैसे होगा? कैल्शियम आयन। जैसे ही इंपल्स समझे ना, बाद में फिर मत कहना समझ में नहीं आया। जैसे ही संदेश यहां से आया, देखिए इंपल्स आ रहा है, इंपल्स इधर से आ रहा है, जैसे ही संदेश लास्ट में पहुंचता है तुरंत कैल्शियम आयन बाहर से इन करेगा अंदर, और जैसे ही कैल्शियम एंट्री करेगा तुरंत ये जो वेजाइकल है, जो बैग है, ये झोला इसके साथ फ्यूज करेगा मेम्ब्रेन के साथ, और रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और एसिटाइलकोलिन को यहाँ गैप में रिलीज करा देगा। समझ में आया? तो जो वेजाइकल है लिख लीजिएगा, रिलीज्ड फ्रॉम वेजाइकल। वेजाइकल से कब रिलीज होगा? व्हेन कैल्शियम एंटर्स इनसाइड एक्सॉन टर्मिनल। जैसे ही कैल्शियम एक्सॉन टर्मिनल में मूव करेगा तुरंत क्या है? ये वेजाइकल्स फ्यूज कर जाएंगी और सारा ACH रिलीज कर दिया जाएगा क्लेफ्ट में। ठीक, अरे बता रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर है, संदेश को ले जाएगा, यहां से यहां संदेश नहीं जा पाता है डायरेक्ट, क्योंकि बीच में ये गैप है। तो गैप को पार कराने का काम ACH करता है। ये संदेश, जो भी संदेश होता है यहाँ से इम्पल्स, उसको ये ACH, जैसे ये इम्पल्स आ रहा है यहाँ से ACH इम्पल्स को लेगा, इसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर है। नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में इम्पल्स को ट्रांसमिट कराता है। ट्रांसमिट करने का मतलब समझते हैं, आगे बढ़ाना, इसलिए न्यूरो ट्रांसमीटर है। लिख लीजिएगा ACH क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, प्री साइनेप्टिकल नॉब या एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज किया जाता है। ये आपका साइनेप्स के बारे में हो गया। ठीक, अब देखिए साइनेप्स दो तरीके के हैं। ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये दो तरीके का गैप है साइनेप्स। एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक क्या है? केमिकल। एक होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा क्या है? केमिकल साइनेप्स।
लिखिएगा टाइप्स ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स वो जंक्शन है जहां पर दो न्यूरॉन आपस में आकर के जुड़ते हैं। ठीक, गैप नहीं कहेंगे, साइनेप्स गैप नहीं है, जंक्शन है ये। हाँ, इंटर न्यूरॉन जंक्शन, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, वो गैप नहीं कहते हैं। गैप जो होता है वो क्लेफ्ट होता है, जो बीच में जगह दिखाई दे रही थी वो क्लेफ्ट था। तो दो तरीके के साइनेप्स हैं, इलेक्ट्रिकल है और केमिकल। इलेक्ट्रिकल का डायग्राम ऐसे बनाइएगा, पहले डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रिकल है ये, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें गैप ना के बराबर या एब्सेंट कह सकते हैं, क्लेफ्ट एब्सेंट। क्लेफ्ट क्या है? दोनों के बीच का गैप। तो पहला डिफरेंस, और इसमें क्या, इसमें तो डायग्राम आपको बनाया था, देखिए इसका डायग्राम अभी बना हुआ था, ये देखिए इस तरीके से ये। हाँ, यहां पर आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा है और यहां गैप नहीं है, क्योंकि ये प्री साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन ये वाली और ये पोस्ट है, दोनों क्या है, पास पास से सटा हुआ है, तो गैप नहीं है, क्लेफ्ट नहीं है। ठीक, तो पहला डिफरेंस क्या है? साइनेप्टिकल क्लेफ्ट एब्सेंट है, और यहाँ बुक में यही लिखा है, बुक में जो लिखा है वो बता रहा हूँ, एब्सेंट लिखा है उसमें। हाँ, नियरली एब्सेंट, हाँ ये लिखा है एग्जैक्ट में। नियरली का मतलब लगभग, ऐसा नहीं कि 100% एब्सेंट, नहीं, लगभग एब्सेंट। तो आप लिख सकते हैं नियरली का मतलब, नियरली का मतलब है लगभग, और यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, अच्छा खासा गैप देखने को मिलता है। फास्ट लिखिए, जल्दी जल्दी लिखो। दो तरीके के पेन लाते हैं, एक और लेके आए करिए, एक बार हेडिंग डालिए, एक बार मैटर लिखिए, तो 10 बार तो पेन उठाने में आपका समय बीतेगा। अरे एक ही कलम से लिख लो, हाँ, समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, तुमसे ट्रेनिंग ले लो, वो अच्छा है। एक ही हाथ में दोनों पेन लगाया हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तो ब्लैक चल जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी ब्लू चल जाएगा। देखो, और दूसरा बताएंगे और क्या डिफरेंस है। यहां पर बहुत समझते, यहां गैप नहीं है, संदेश मैसेज यहां से यहां बड़ी जल्दी से पहुंच जाता है, क्योंकि बीच में गैप ही नहीं है। इंपल्स आया यहां पर, इधर से तुरंत फास्ट पहुंच गया। यहां कैसे पहुंचा, चैनल जानते हैं, मेम्ब्रेन में चैनल प्रोटीन होती है ना, गैप। ये आपको प्रोटीन ACH नहीं, ये प्रोटीन दिखाई दे रही है हरे रंग की, ये क्या, सोडियम पोटेशियम चैनल है। तो डायरेक्ट चैनल से होता हुआ यहां पर क्या है, संदेश चला जाएगा। यहाँ ACH नहीं काम करेगा, क्योंकि गैप की जरूरत ही नहीं है, गैप नहीं है। तो नो ACH वर्क, यहाँ कोई ACH काम ही नहीं करता, जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है, ACH वर्क करेगा। यहाँ ACH देखने को नहीं मिलेगा गैप में, यहां अंदर होगा इसके अंदर, बट गैप में नहीं होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगला क्या है, इंपल्स बहुत फास्ट आता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, बहुत तेजी से, तो इंपल्स कंडक्शन फास्ट है। इंपल्स कंडक्शन क्या है, फास्ट है, और यहाँ क्या है, वो स्लो है। अरे भाई गैप से होता हुआ जाएगा, अरे पढ़ लो, अच्छी जोड़ी मिल गई है, पढ़ लो ढंग से, नहीं तो आगे बैठ जाओ। क्या चले गए पीछे तुम जी, आगे आ जाओ, चुपचाप आगे आइए, आगे आइए। इतनी सीट की कमी नहीं है, तो इफराज सीट पड़ी हुई है। इससे लगता है समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऐसे गर्दन पे हाथ फेर रहे हो, सिर दर्द हो रहा तो भाई लेट जाता, बस में कोई वो नहीं है। देखिए इंपल्स फास्ट हो रहा है, क्योंकि गैप नहीं है, जल्दी से दौड़ेगा। यहां गैप में से होके जाएगा, टाइम बिताएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस। यहां पर इंपल्स का ट्रांसमिशन किससे होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल, वहां किससे होता है, ACH कराता है। ठीक है, यहां लिखेंगे इंपल्स ट्रांसमिशन
बाय सोडियम पोटेशियम चैनल, और यहां किससे होगा? बाय ACH, ACH लेके जाएगा। एक और डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस देख लीजिए, लिख लिए हैं? एक डिफरेंस ये है कि संदेश यहां से जब यहां आता है तो वापस होने के चांस है पूरे, ध्यान रखिएगा। इम्पल्स यहां से जब यहां पहुंच जाएगा, डायरेक्ट जा रहा है, तो वापस भी होने के चांस है, क्योंकि चैनल है ये ना, रास्ता खुला हुआ है, आओ इधर से वापस भी चले जाओ, तो इम्पल्स बैक भी हो सकता है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है इसमें। इम्पल्स का ट्रांसमिशन क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में, लिखिएगा बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन। और यहां पर है यूनी डायरेक्शनल, यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी, इसीलिए अच्छा माना जाता है। अदरवाइज क्या है, ये देखिए फास्ट करा रहा ना, फास्ट करा रहा है, होना ये अच्छा चाहिए, लेकिन ये पॉइंट की वजह से ये खराब माना जाता है। पता लगा संदेश आया, वापस भी चला गया, क्या मतलब रह जाएगा? आया यहां से यहां पहुंचा, आगे बढ़ने से पहले ही रिटर्न बैक, आपने सिग्नल दिया मसल्स को कांटेक्ट कराने के लिए, मैसेज यहां तक पहुंचा, वापस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाया। समझ में आ रहा ना? ये अच्छे से काम करते हैं एक ही डायरेक्शन। अब ये समझना है कि एक ही डायरेक्शन में कैसे होता है, यहां से मैसेज यहीं आएगा, वापस क्यों नहीं जाता है? वो कारण समझिए, क्यों वापस नहीं जा पाता है, वहां क्यों वापस चला जाता है? क्योंकि चैनल खुला हुआ है, चैनल से आया वापस चला गया। यहाँ क्यों वापस नहीं जाता है वो समझिए। देखिए ACH जो है, ACH यहां बनता है, जैसे ही मैसेज पहुंचा ACH ने क्या किया, मैसेज को पकड़ा और अपने साथ लेकर के यहां से इसमें आया, इसके बाद यहां से रिसीव करा लिया गया, यहां रिसीवर बैठे हैं, प्रोटीन, चला गया। जैसे ही इंपल्स यहां पहुंच जाता है, ये ACH जो है, ACH तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे नदी को पार कर दिया गया, आपको नदी पार करा दिया गया, इसके बाद नाव को तोड़ दिया गया, तो वापस आप नहीं आ पाएंगे। वही काम होता है, ACH एक बार आया, इसके बाद ये ACH ब्रेक करा दिया जाता है, दोबारा नया इंपल्स आएगा, नया ACH आएगा, वो अगले संदेश को लाएगा, लेकिन जो लेके आया है उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। तो तोड़ने का काम कौन करता है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, क्योंकि इसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। इसको तोड़ने वाला एंजाइम क्या है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। कहां से बनता है? यहां से, ठीक है। हाँ, तो लिख लीजिएगा यूनी डायरेक्शनल क्यों है, इसका रीजन लिखिएगा। रीजन क्या है? बिकॉज ऐसे आफ्टर नर्व इम्पल्स, जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिशन, ACH जो है ब्रेक कर दिया जाएगा, ब्रेक बाय किसके द्वारा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज किसमें तोड़ेगा? रिएक्शन लिखिएगा, ACH, एंजाइम का नाम यही रहेगा, टूटेगा एसिटाइल को एंजाइम A, एसिटाइल को एंजाइम A प्लस कोलिन, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम A और प्लस कोलिन में टूट जाएगा वो। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज लिखा हुआ है। तो ये टाइप्स ऑफ साइनेप्स हो गया। एक चीज और इसमें लास्ट में पैराग्राफ में पढ़ेंगे, बता दे रहा हूं उसको भी मैं। देखिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर समझते हैं, जो मैसेज को ले जाते हैं, ये दो प्रकार के हैं, एक है स्टिमुलेटरी और एक है इनहिबिटरी।
स्टिमुलेटरी का मतलब होता है कि यहां से यहां संदेश को वो ले जाएगा, स्टिमुलेशन कराएगा। इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकेगा, वो संदेश को यहां से यहां लाने नहीं देगा, रोकने की कोशिश करेगा, वो है इनहिबिटरी। तो ACH क्या है? स्टिमुलेटरी वाला है। और इनहिबिटरी वाला जो है वो क्या है, कोई बताएगा? गाबा। हाँ गाबा है। अब मैं बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। या बुक में एक लाइन लिखा है, वो पढ़ दीजिए, अगले पैराग्राफ में एक लाइन में, वही लाइन यहां से पढ़ो जी। Released neurotransmitter bind to their protein receptors. आगे पढ़ो। On the postsynaptic membrane. This binding opens ion channels, allowing the entry of ions, which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either हाँ यही पढ़िए, द न्यू पोटेंशियल क्या लिखा है? The new potential developed may be either excitatory or ठीक है, न्यू पोटेंशियल लिखा ना, डेवलप, ठीक है। हाँ ये लिख लीजिए जो लाइन बुक में लिखा है। जो सिग्नल है, देखिए जो सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जा रहा ना, सिग्नल, इम्पल्स जिसको कहते हैं, इम्पल्स मे बी आइदर स्टिमुलेटरी, या तो इसको आगे स्टिमुलेट कराया जाएगा, सिग्नल को आगे बढ़ाया जाएगा, और इनहिबिटरी मतलब जो पोटेंशियल है, वो लाइन लिखा है, वो दो तरीके का हो सकता है, स्टिमुलेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी किसके द्वारा होगा? बाई ACH अगर है तो सिग्नल को वो अच्छे से आगे बढ़ाएगा, और इनहिबिटरी का काम कौन करेगा? बाई, उनको इनहिबिटर बोलते हैं, इनहिबिटर्स। और इनहिबिटर कौन है? एग्जाम्पल है GABA, इसका फुल फॉर्म, हाँ, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड है। तो ये है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वो है स्टिमुलेटरी है। अब ये हो गया फिनिश। आगे कौन सा है? ब्रेन पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जल्दी जल्दी लिखिए, कम से कम फिनिश कर ले जाएं CNS आज पूरा, ठीक। सिलेबस में देखिए इसके बाद खत्म है ना CNS के बाद, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन है, आई का क्वेश्चन है, देखिएगा आप चेक कंफर्म है, देख लीजिएगा तब पढ़ाएंगे जैसा कहेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखते रहिए जल्दी जल्दी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने पार्ट हैं इसके? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु, समझ में आया? तो हमको क्या पढ़ना है? ब्रेन। तो देखिए ब्रेन पढ़ना है, जान समझ से जाइए ब्रेन को। पहले देखिए ब्रेन कहाँ प्रोटेक्टेड है? स्कल में, तो प्रोटेक्टेड लिखते भी जाएगा, प्रोटेक्टेड इनसाइड स्कल, खोपड़ी के अंदर क्या है? ये बंद है। हाँ क्रेनियम कह सकते हैं, ब्रेन बॉक्स जो है, ठीक है, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित है। इस ब्रेन का वजन कितना होता है? वेट, तो वेट जो है, वेट 1400 ग्राम, मतलब 1.5 किलो का वजन है मेल में, और लगभग 1250 ग्राम फीमेल में है। भाई देखिए हृदय का भी वजन कम होता है फीमेल में, मेल में ज्यादा होता है, ठीक। दिमाग का भी वजन कम है, हाँ।
अभी शार्पनेस बताएंगे कि दिमाग तेज कैसे होता है, किसी किसी दिमाग बहुत तेज होता है, उसका कारण बताएंगे क्या क्यों होता है। यहाँ तो समझ में आ गया। आपका जो ब्रेन है, देखिए डायग्राम देखिए, ये आपका खोपड़ी हो गया, ये क्रेनियम हो गया, इस पर बाल हैं, ये किसी किसी के नहीं होते हैं, सिरगंजा होता है, ठीक। इसके अंदर ये क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन और स्कल, स्कल हो गया और ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया। दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में लिक्विड भरा होता है और 3 झिल्लियां होती हैं। उनके नाम देखिए, 3 झिल्ली कौन कौन सी हैं। एक आपका ये झिल्ली है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ये सबसे मोटी झिल्ली यही है, ये सबसे मोटी झिल्ली जो खोपड़ी के साथ अटैच है, ये है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक। दूसरा मेम्ब्रेन जो है वो है पायामेटर, ये सॉरी अरेक्नॉइड। ये क्या है, अरेक्नॉइड है। ये वेब लाइक, वेब समझते हैं, जाल के नुमा है, हाँ, ये नेटवर्क जाल के रूप में है, ये है अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड है। और तीसरी झिल्ली है पायामेटर। पायामेटर देखिए, ये पतली है, ये भी थिन है, लेकिन इसको देखिए, इसको आप इसके साथ बनाइएगा, अब यहाँ मैं मिटा नहीं सकता हूँ, इसको इसके साथ बनाइएगा, ये देखिए, हाँ मैं लिखा दूंगा इसको, ये है पायामेटर। तो 3 झिल्लियां हैं। डीएपी याद रखना है, डीएपी, डीएपी खाद होता है ना, डाया बोलते हैं ना, डीएपी लिखा रहता है ना, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। तो बाहर से सीक्वेंस याद रखिए, बाहर ड्यूरामेटर है, अंदर क्या है, पायामेटर। हाँ, चाहे ऐसे पूछ सकता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो आउटसाइड देखेंगे तो ड्यूरामेटर पहले, इनसाइड क्या, पायामेटर है, ठीक। और देखिए इनके अंदर भरा होता है लिक्विड, क्या भरा होता है, लिक्विड। ड्यूरामेटर और किसके, अरेक्नॉइड के बीच में लिक्विड देख रहे हैं, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये तरल पदार्थ। इसी तरीके से अरेक्नॉइड, बीच वाली झिल्ली जो है, बीच वाली देखिए, अरेक्नॉइड ये वाली है, ये ठीक है, अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में भी लिक्विड भरा हुआ है, समझ रहे ना। 3 झिल्ली हैं, एक बाहर, एक बीच में, एक नीचे। बाहर वाली और बीच वाली के बीच में एक लिक्विड है, और एक लिक्विड क्या है, बीच वाले और नीचे वाली झिल्ली के बीच में है। तो जो लिक्विड या जो स्पेस है, स्पेस होगा तभी तो लिक्विड भरा होगा, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। तो जो ऊपर वाला जगह है, ये क्या है, सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस का मतलब ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे, ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच का स्पेस यहां बना लीजिए। ये है ड्यूरामेटर और ये है अरेक्नॉइड और ये है पायामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे वाला स्पेस क्या होगा, सब ड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड के नीचे वाला स्पेस क्या होगा, सब अरेक्नॉइड स्पेस। समझ में आया, समझ रहे ना। सब का मतलब होता है नीचे, ड्यूरामेटर के नीचे ये स्पेस दिखाई दे रहा है, सब ड्यूरल स्पेस, और यहां लिखेंगे ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है। इन दोनों स्पेस में क्या भरा होता है, CSF। यहां भरा होता है CSF और यहां पर भी क्या भरा होता है, CSF, तरल पदार्थ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसकी वजह से आपका दिमाग हल्का लगता है। अदरवाइज 1.5 किलो का जो ब्रेन है, आपकी खोपड़ी तो वैसे इतनी वजनदार है, उसके ऊपर 1.5 किलो का दिमाग, तो भारी नहीं, भारी लगेगा। अगर ये फ्लूइड नहीं रहेगा तो बहुत भारी महसूस होगा सिर, इसी की वजह से सिर इतना भारी महसूस नहीं होता है। टेंशन की बात अलग है, ये जैसे ये बायंसी प्रोवाइड करता है, और भी काम है इसके, लेकिन एक काम इसका क्या है, बायंसी देना दिमाग को। देखिए ये 3 झिल्लियां ब्रेन को क्या करती हैं, सुरक्षित करती हैं। इनके काम लिख लीजिए, झिल्लियों को क्या बोलते हैं, जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं, 3 मेम्ब्रेन्स हैं, किसके बीच में, बिटवीन स्कल एंड ब्रेन के बीच में जो 3 झिल्ली हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मेनिंजेस, मेनिंजेस।
और कितनी मेनिंजेस हैं? वो 3 हैं, डी, ए और ई है। ब्रेन के साथ कौन सी झिल्ली जुड़ी होती है? बताओ जी, ब्रेन के साथ बस कौन सी झिल्ली जुड़ी है ब्रेन के साथ? कौन सी मेम्ब्रेन? सबसे नीचे वाली पायामीटर जुड़ी है। देखिए ब्रेन के साथ एक तो स्कल के साथ क्या जुड़ा है? ड्यूरामीटर है। इसमें तीनों झिल्लियां में से कौन सी झिल्ली फाइब्रस से पूछा जाता है? ये है फाइब्रस, फाइबर लाइक है, फाइब्रस है मतलब जाल के आकार का है, नेटवर्क लाइक है, नेटवर्क लाइक, ये पूरा जाल है, ब्रांच्ड है। सबसे इसमें मोटी झिल्ली कौन सी है? सबसे ऊपर वाली। और किस झिल्ली में इसमें ब्लड सप्लाई है? तो सबसे नीचे वाली में है केवल। तो याद रखिए जो पायामीटर है ये वेस्कुलर है। ये क्या है? वेस्कुलर। यही झिल्ली वेस्कुलर है, मतलब कंटेन ब्लड सप्लाई। बाकी दो झिल्लियों में ब्लड सप्लाई नहीं है। यही एक ओनली है, ठीक है, जिसमें वेस्कुलर होती है। बाकी लिख सकते हैं ये भी नॉन वेस्कुलर है, ये भी नॉन वेस्कुलर या ए वेस्कुलर कह सकते हैं। चलिए बताइए सीएसएफ कहां से बनता है? बताओ जी। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहां से बनता है? डायमीटर से बनेगा। एपेंडाइमल सेल बताया था ना पिछली बार, एक सेल होती है एपेंडाइमल सेल, और याद नहीं आ रहा है? जब मैंने कहा था कि न्यूरॉन्स जो हैं उनके अलावा भी नर्वस सिस्टम में कुछ सेल होती हैं, गैंग्लिया, उसको क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल, ग्लियल सेल। उसमें एक क्या था? एपेंडाइमल सेल, ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल, समझ में आया, और ओलिगोडेंड्राइट, स्वान सेल, याद आ रहा है ना? तो एपेंडाइमल सेल ही तो सीएसएफ बनाती हैं। ये ब्रेन में भी होती है और कहाँ होती है? स्पाइनल कॉर्ड में। लिख लीजिएगा जो सीएसएफ है वो कहाँ से बनता है? CSF produced by ependymal cell। तो इन झिल्लियों का काम है ब्रेन को सुरक्षा देना। अगर ये झिल्ली नहीं रहेगी, ये लिक्विड नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग आपके खोपड़ी से लड़ जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आया? ये थर्माकोल का काम कर रहा है एक तरीके से, और न्यूट्रिशन भी दे रहा है। ठीक, खोपड़ी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? बाल कैसे उगेंगे? यहीं से जाएगा। देखिए यहाँ से न्यूट्रिशन इसमें, यहाँ से होता हुआ जाता है। सीएसएफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये फिनिश हो गया। अब ब्रेन के बारे में और चीजें देखिए। पहला पैराग्राफ पढ़िए, अब इसके बाद में फर्स्ट पैराग्राफ हटा दें इसको। जो पहला, ये मैंने सेकंड पैराग्राफ का बता दिया आपको। अब फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन करता क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन देखिए, ब्रेन मेन सेंटर है, मेन मुख्य केंद्र है, मेन सेंटर फॉर इसके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल कराने के लिए, एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सूचनाएं ब्रेन में भेजी जाती हैं तो दिमाग उसको सोचता है, समझता है, प्रोसेसिंग करता है, और पूरे शरीर को नियंत्रण में रखता है, और पूरे शरीर में कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब सभी में तालमेल बैठाए रखता है, सारे अंगों में। ये तो मेन काम हो गया ब्रेन का। और क्या क्या काम है देखते रहिए। अब बताइए, बहुत सारे काम है दिमाग के। बहुत सारा बता रहे हैं, लिख लीजिए, जल्दी लिखो जी। देखिए और समझिए, बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर का नियंत्रण करना। हम जो खड़े हैं ऐसे ना, क्यों खड़े हैं? गिर जाते अब तक, दिमाग ठीक है इसलिए। हाँ, डेवलप कम होता, डेवलप कम होता। देखिए ब्रेन में एक पार्ट है, क्या चीज? सेरिबेलम। सेरिबेलम छोटा दिमाग पीछे होता है, वही आपके बैलेंस करता है। और दूसरा बैलेंस कान करता है। कान का काम क्या है? शरीर को बैलेंस करना, सुनना। तो मेन काम है बैलेंस करना, सुनना सेकेंडरी काम होता है। तो बैलेंस ऑफ बॉडी किससे होता है? बाय सेरिबेलम, सेरिबेलम।
एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है ब्रेन का? जितने वॉल्वेंट्री या इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट है या एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज वो सब ब्रेन करता है। हम चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी इच्छा से जो काम हो रहा है वो हमारा ब्रेन कर रहा है। और जो बिना इच्छा के हो रहे हैं वो भी ब्रेन। जैसे हार्ट बीट हो रही है, ठीक है, किडनी का फंक्शन चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है ना। आपने सांस की दर को नियंत्रित पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन का रेट कैसे रेगुलेट होता है? मेडुला के द्वारा। मेडुला हार्ट को भी रेगुलेट कराता है, मेडुला आपके एक्सक्रीशन किडनी को भी रेगुलेट कराएगा, और मेडुला लंग्स को भी रेगुलेट कराता है। तो इनवॉलंटरी अगर पूछा एक्टिविटीज कौन करता है, तो मेनली होती हैं बाय मेडुला से होती हैं। मेडुला से यही मेन है। और बुक में लिखा है हार्ट की एक्टिविटी, ठीक है, लंग्स की एक्टिविटी और किडनी की एक्टिविटी अब तक पढ़ चुके हैं। इनको कौन रेगुलेट कराएगा? मेडुला। रुक जाइए, ये तो हो गया वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक। और क्या दिमाग का काम है? एक दिमाग में ब्रेन में आपके एक हाइपोथैलेमस पार्ट है ना, मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड पढ़ते ना, हाइपोथैलेमस। वो क्या करती है? वो प्यास उसी से लगती है, तो वो ब्रेन का ही हिस्सा है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का हिस्सा है तो अधिवृक्क ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन वो ब्रेन का ही एक हिस्सा है। इसीलिए ब्रेन में एक काम वो भी माना जाता है कि ब्रेन कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं ना। तो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक पार्ट है। तो अगला फंक्शन लिखेंगे कंट्रोलिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। जितनी ग्लैंड हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनको कंट्रोलिंग कौन करेगा? वो ब्रेन करेगा। और किससे होगा? बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये भी ब्रेन का फंक्शन में आता है। और फंक्शन देखिए, हंगर भूख लगना, प्यास लगना थर्स्ट, और बताइए टेम्परेचर थर्मोरेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ये काम कौन करता? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही एक पार्ट है, इसलिए ब्रेन का फंक्शन ये भी हो गया। सेक्सुअल डिजायर होना, ये ब्रेन का फंक्शन है। और क्या लिखा हुआ है? सर्केडियन रिदम। हाँ, आपके ब्रेन में ग्लैंड है पाइनल ग्लैंड, छोटी सी पाइनल ग्रंथि, वो आपके सोने और जगने के टाइम को डिसाइड करती है। 24 घंटे में सुबह 5 बजे अगर आंख खोलनी है तो 5 बजे सेट रहता है, बायोलॉजिकल क्लॉक लगी है ब्रेन में, वो तुरंत 5 बजे आंख को खोल देगा। कितनी देर आपको सोना है, कितनी देर जगना है। जैसे कितनी बैठे बैठे नींद आ गया, तो नींद कैसे आ गया? वो पाइनल ग्लैंड से हार्मोन बन रहा है। समझ में आया? ज्यादा हार्मोन बन रहा है, कम है, इससे आपका सोने और जगने का समय निर्धारित होता है। तो ब्रेन का ही हिस्सा है। तो 24 घंटे की जो साइकिल चलती है सोने और जगने वाली, उसको नियंत्रित करने का काम ब्रेन। और ब्रेन में कौन सा हिस्सा? पाइनल ग्लैंड। लिखिए कंट्रोल, ये आगे समझेंगे कैसे होता है। 24 आवर रिदम, RHYTHM रिदम साइकिल, इसी को बोलते हैं सर्केडियन रिदम। जल्दी जल्दी लिखो जी, फास्ट लिखिए। देखिए जितना तेज हम लिख रहे हैं उतना तेज लिखा करिए। और फंक्शन देख लीजिए। और क्या काम है? सुनने का काम ब्रेन करता है। कान तो केवल उसका एक माध्यम है। मेन हियरिंग कहाँ से होती है? ब्रेन से। विजन दिखाई कहाँ से देता है? आंख से केवल वो जाता है इमेज। जो परसेप्शन होता है ब्रेन से, सुनना, देखना, बोलना, समझना, मेमोरी, ये सब सेंटर कहाँ है? ब्रेन के हैं। तो लास्ट में लिख लीजिएगा, हियरिंग हो गया, हियरिंग, विजन,
थिंकिंग, थिंकिंग, ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इमोशन, मेमोरी, मेमोरी, ये सब हो गया, ये सब ब्रेन। फिनिश। अब ब्रेन के पार्ट एक चार्ट में पढ़ लीजिए, ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा होता है। हियरिंग, विजन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सब काम ब्रेन के। रिदम साइकिल हो गया, 24 आवर रिदम साइकिल लिखा हुआ है। फिनिश हो गया यहाँ तक। एक चार्ट बना रहे हैं, सबने लिख लिया ना? चार्ट से क्वेश्चन आएगा, वो अगला पैराग्राफ थोड़ा समझने वाला, उसको ध्यान समझ लीजिए। ब्रेन समझ में नहीं आता है, वहीं से क्वेश्चन आता है, अच्छे समझ लीजिए। देखिए डायग्राम आप देखते रहिए बुक में, हम डायग्राम रफली बनाएंगे यहाँ पर, इतना सुंदर नहीं बनेगा। देखिए ऐसे लिखिएगा, ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट, ब्रेन के जो पार्ट है वो आपके में 3 पार्ट होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, पहला है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? अग्र, लिखते रहिए, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन, मध्य वाला, मिड ब्रेन, और ये हो गया हाइंड ब्रेन। ब्रेन को और क्या कह सकते हैं? एनसेफेलॉन, ब्रेन का दूसरा नाम होता है एनसेफेलॉन, तो ब्रेन को हम कहते हैं एनसेफेलॉन। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी है ना, उसमें दिमागी बुखार होता है ना, इसलिए दिमाग में बुखार है तो दिमागी का मतलब इंसेफेलॉन, इंसेफेलाइटिस। अब फोर ब्रेन है तो इसको बोलेंगे प्रो इंसेफेलॉन, इसका दूसरा ना, क्योंकि इंसेफेलॉन एक ब्रेन को बोलते हैं हम लोग, ब्रेन को क्या कहते हैं? इंसेफेलॉन। अब इसका जो आगे वाला हिस्सा है, आगे का सेंस ये है कि ऊपर वाला, ध्यान रखिएगा, आगे का ये नहीं, आगे का सेंस है इसका ऊपर वाला। अगर ये ब्रेन आप बना रहे हैं रफली, तो इसका ऊपर वाला इतना हिस्सा ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, और ये हाइंड ब्रेन हो गया, ठीक है, ये आगे का सेंस ये है, ठीक। तो इसको बोलते हैं प्रो इंसेफेलॉन, प्रो का मतलब आगे ही होता है, फॉरवर्ड, ठीक। तो जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रो इंसेफेलॉन, एनसेफेलॉन। मिड को क्या बोलेंगे? मेजेंसेफेलॉन, ठीक है, ये हो गया मेजेंसेफेलॉन। और हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेंसेफेलॉन, ठीक है, ये रट लीजिएगा, RHOMB, इंसेफेलॉन। ये नाम बुक में नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इनको ज्यादा, और थोड़ा सा दिमाग में रखिए। आप देखिए यहां तक हो गया, थोड़ा सा फास्ट लिखिए, समझते भी रहिए इसको। अब समझ लीजिए अच्छे से, देखिए फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, इसमें कितने पार्ट होते हैं? तो इसके अगर कहेंगे तो मेन पहले 2 पार्ट में है, इसको डिसाइड किया जाता है। एक होता है टेलेंसेफेलॉन, ये भी नहीं रटना है, टेलेंसेफेलॉन, ठीक है, केवल समझ लीजिए, जो बुक में वो बताऊंगा कहां से है। और दूसरा होता है डायंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन। ये फोर ब्रेन के 2 हिस्से हैं अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क में ना ऊपर वाला पार्ट, तो लिख लीजिए टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन, लिखते रहिए। डायंसेफेलॉन कौन सा जी? वो कॉर्पस कैलोसम है, जो कनेक्शन है, और डीप ग्रूव जो होता है वो सेरिब्रम को 2 हिस्से में डिवाइड करता है, केवल वो ग्रूव हो गया। यहाँ तक टेलेंसेफेलॉन, अगर कहा जाए ब्रेन का मुख्य भाग कौन सा है, तो ये है, ये मेन पार्ट है, याद रखिए, ये मेन पार्ट है पूरे ब्रेन का, पूरे ब्रेन का मेन पार्ट, जिससे सब कुछ कंट्रोल होता है, ज्यादातर चीजें। और फोर ब्रेन का मेन पार्ट कौन सा है? ये है, ठीक है, ये, क्योंकि इसके अंडर में ही मेन पार्ट है, पूरे दिमाग का जो मेन पार्ट है वो है सेरिब्रम, और सेरिब्रम कहाँ आता है? यहाँ, इसका हिस्सा है। तो टेलेंसेफेलॉन के कई हिस्से देखिए, सेरिब्रम, सेरिब्रम हो गया, और कोई बताएंगे? ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स। तीसरा क्या है? एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस हो गया,
और एमाइगडेला। बुक में जानते हैं क्या लिखा है? बुक में लिखा गया है सेरेब्रम, ठीक है, और इसका एक लिखा गया है, इसका एक पार्ट बता रहे हैं। 3 लिखा है, सेरेब्रम है, थैलेमस है, और एक और लिखा है नहीं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, और तीसरा बताइए, थैलेमस ना। 3 पार्ट उन्होंने लिखा है कि 4 ब्रेन के मुख्य 3 पार्ट है। तो देखिए 3 मैं समझा रहा हूं कौन कौन सा है, ये लिख लिया आपने। इसके पार्ट समझिए, इसके बोलते हैं, पहला पार्ट कौन सा है? इपीथैलेमस, एपिथैलेमस। दूसरा है थैलेमस, थैलेमस, और अगला है हाइपोथैलेमस। अब ये समझ लीजिए, हाइपोथैलेमस यही ग्लैंड समझते हैं ना आप लोग, पढ़ते हैं ना, हाइपोथैलेमस सुपरमास्टर, वो ये है, इसका हिस्सा। बुक में 3 पार्ट लिखे हैं, बुक में लिखा है 4 ब्रेन के मुख्य 3 भाग, सेरेब्रम, थैलेमस, बाकी हैं लेकिन मेन 3 हैं, इनसे ही काम होता है ब्रेन का। समझ में आया? सब कुछ इन्हीं से ज्यादातर हो रहा है, इसलिए मेन पार्ट तो यही 3 हैं। हाँ, लिम्बिक सिस्टम बता रहे हैं। अब एक चीज और समझिए, एक होता है इमोशनल ब्रेन, आपका इमोशनल ब्रेन, वो किस किस पार्ट से बना होता है, ये लिख लीजिएगा, इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन का मतलब समझते हैं, दिमाग का वो हिस्सा जो बड़ा सेंसिटिव होता है। जरा सी देर में आप खुश हो जाएंगे, जरा सी देर में आप गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। लाइन पढ़िए, लिखा है इमोशनल ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, रेज, ठीक है, पढ़िए, लिखा है लास्ट में, अरे पहले पैराग्राफ से लाइन पढ़िए, इमोशनल ब्रेन कंट्रोल द रेज, लिखा है। और इसको क्या बोलते हैं, तीसरे नाम है उसका, पढ़ दो जी, नंबर बड़ा अजीब अजीब इनका है, खोज लीजिएगा। हाँ, अरे यही लिम्बिक सिस्टम है ना, इसी को इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। उसमें लिखा है, एक रेज हो गया, एक्साइटमेंट, और बताइए, एक्साइटमेंट, प्लेजर, यस, प्लेजर हो गया, और फियर, डर हो गया, और सेक्सुअल डिजायर होगा, और मोटिवेशन। अंडरलाइन कर लीजिए, मैं लिखा नहीं रहा हूं। ये इमोशनल ब्रेन करता है। जरा देखिए, गुस्सा आना, क्रोध आना, रेज, रेज को बोलते हैं गुस्सा आना, फियर मीन्स डर हो जाना, ठीक है, एक्साइटमेंट उत्तेजना हो गया, प्लेजर का मतलब होता है खुशी होना, खुश हो जाना, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, डिजायर, ठीक है। ये कुछ फंक्शन किसके हैं? इमोशनल ब्रेन के हैं। तो इमोशनल ब्रेन किससे बनता है? या इसी को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। कहीं साइड में लिख लीजिएगा, यहां जगह नहीं है। लिम्बिक सिस्टम क्या बनाता है? इमोशनल ब्रेन। और ये किसके द्वारा बना होता है? इसमें देखिए, एक आपका हो गया सेरेब्रम, सही है ना? नहीं, कौन कौन से 3 पार्ट लिखे हुए हैं? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम लिखा ना, हाँ, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, यही है ना, ये लिखा हुआ साफ साफ, पढ़ो जी। अरे एक बार पढ़ लो, नहीं तो मिस्टेक ना हो जाए, हमको पढ़ो। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम, लाओ जी, हाँ, रुक जाइए। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, अभी रुक जाइएगा, वो मिस्टेक हो जाएगा, जानते हैं उसमें ये भी है, एमिगडाला भी है और वो भी, हाँ, हिप्पोकैम्पस में बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक के। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, देखिए
नोट करिएगा, ये वाला है इसमें, ये आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है एमाइगडाला, ये आता लिम्बिक सिस्टम में, हिप्पोकैम्पस आता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, सेरिब्रम नहीं आता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, जितना मैंने एरो लगाए 4 चीजें आपके लिम्बिक सिस्टम में हैं, ठीक है, बढ़ा लीजिएगा उसको हटा दीजिए ना, सेरिब्रम इमोशनल ब्रेन में नहीं आता है, ठीक है। ये 4 चीजें केवल ये सब मिलके बनाती हैं लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसको आगे थोड़ा सा और बताना है, लेकिन पहले इसको समझिए। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के कितने पार्ट, तो मिड ब्रेन जो सेकंड पैराग्राफ पूरा एक हेडिंग बना है बुक में कि मिड ब्रेन क्या होता है, ठीक है। इसमें आपके 2 पार्ट हैं, एक है कॉर्पस, कॉर्पस कॉर्डिजेमिया, कॉर्डिजेमिया, हाँ ज्वाइंट नहीं है, अभी तो कंफ्यूजन में था, ज्वाइंट इसमें आता है वो चीज है, कॉर्पस वो कॉर्पस कैलोसम है, जो समझ रहे हो। कॉर्पस कॉर्डिजेमिया एक पार्ट है और एक है सेरिब्रल, सेरिब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट पहले नोट कर लीजिए, जब इसको मिड ब्रेन को अभी बताएंगे तो ये समझा देंगे होता क्या है, ठीक है, हो गया। 2 पार्ट इसके हैं, कॉर्पस कॉर्डिजेमिया और सेरिब्रल एक्विडक्ट। हैंड ब्रेन के 3 पार्ट, पहला हो गया पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अब रफली थोड़ा सा यहाँ एक चीज वर्ड लिखा ब्रेन स्टेम, वो जान लीजिए ब्रेन स्टेम क्या होता है। यहां से कुछ क्वेश्चन याद रखिए, देखिए जैसे कहा जाए ब्रेन स्टेम क्या होता है, आपने पेड़ देखा ना, पेड़ इस तरीके से होता है, ये ट्री में एक तना होता है, तने को क्या बोलते हैं, स्टेम। ऐसे हमारा कुछ दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन में कुछ हिस्सा आपको ऐसा नजर आएगा जो गोल गोल, ये देखिए, और कुछ पार्ट आपको नजर आएगा ब्रेन का एक हिस्सा जो कि आपको स्टेम की तरीके से, बुक में देखिए स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट चीज है, स्टेम की तरीके से नजर आ रहा है, जैसे लगता है वो तना है, देखो जी, ये जैसे लगता है ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा हो गया, उसका तना हो गया ना, नजर आ रहा ना ये, तो ये तना जो है ये सब ब्रेन का ही हिस्सा है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है, सब ब्रेन का। तो ये पार्ट जो नीचे दिखाई दे रहा है जो तने के नुमा है, ये किस किस से बनता है, तो ये बनता है आपका मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम, ये जो स्टेम है ये कितने हिस्से से बना है, इसमें दिमाग के कौन कौन से हिस्से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मिड ब्रेन आपने पढ़ा ना, देखो 4 ब्रेन यहां से यहां तक पूरा, ये जो पिंक कलर का ये सब 4 ब्रेन है, जो स्काई नीले रंग का दिखाई दे रहा है ये है मिड ब्रेन, ठीक है। और जो ये थोड़ा सा ये लाइट स्काई है, ये वाला पूरा हिस्सा ये क्या है, हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट बताए, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये है सेरिबेलम, ये ऊपर का हिस्सा पोन्स, पढ़िए बुक में लिखा गया है, नीचे का हिस्सा लिखा गया मेडुला, ठीक है। तो पोन्स ऊपर होता है, मेडुला नीचे होता है, सेरिबेलम होता है किनारे गोल गोल दिख रहा है। तो ब्रेन स्टेम किसका बना होगा, ब्रेन स्टेम पोन्स और मेडुला तो होगा ही, लेकिन एक पार्ट और होता है जो कि मिड ब्रेन है आपका, वो भी ब्रेन स्टेम में आता है, समझ में आया। मिड ब्रेन का मतलब दिमाग का ये बीच वाला हिस्सा का भी बनाता है मिड, ये सारी चीजें मिलकर के ब्रेन स्टेम, तो यही नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं। ब्रेन स्टेम किससे बनता, देखिए ब्रेन स्टेम बनेगा मिड ब्रेन से बनेगा, मिड ब्रेन, और पोन्स हो गया, मेडुला, ये बहुत आता है, याद रखिएगा, बुक में लिखा भी हुआ है, इंडिकेट करके लिखा उसमें। और एक चीज बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जुड़ती है ना, तो इस ब्रेन का कौन सा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, जैसे आपका ये हो गया ब्रेन, ब्रेन हो गया ना, ब्रेन का नीचे क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी के बीच में से होके जाती है, रीढ़ रज्जु जिसको बोलते हैं, और ये हो गया मस्तिष्क, तो स्पाइनल कॉर्ड। और मस्तिष्क में भी एक आपको ब्रेन स्टेम दिखाई देगा, ये देखो ये मस्तिष्क का ब्रेन स्टेम है ना, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के किस हिस्से से जुड़ा होता है, तो आप कहेंगे जो लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला, भाई पोन्स ऊपर होता है और मेडुला नीचे होता है।
यहाँ पर लिखा गया, बुक में पढ़िए, पोन्स, यहाँ लिखा गया है मेडुला, है ना, और यहाँ क्या है वो सेरिबेलम लिखा है, सेरिबेलम, समझ में आ रहा ना, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, और ऊपर का पार्ट कौन सा है, मिड ब्रेन, और ये सारा बड़ा वाला पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, फोर ब्रेन। तो मिड ब्रेन और पोन्स, मेडुला, ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रेन का स्टेम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन का तना, और इससे क्या जुड़ता है आगे, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है, मेडुला से, किससे जुड़ा होता है, मेडुला से, याद रखिएगा, ठीक। अब मेन हमको क्या पढ़ना है, सेरिब्रम। तो थोड़ा सा उसी हेडिंग में पहले पैराग्राफ में समझाया गया है सेरिब्रम क्या है, ठीक। तो आगे समझा दें थोड़ा सा और, ठीक है, बोर हो रहे हैं। कल मैं चैप्टर फिनिश करूंगा। जो तुम कह रहे थे, एक क्वेश्चन देखिएगा 2023 वाले में क्वेश्चन आया है आई से, आंख से, और आंख सिलेबस में, सुनिए मेरी बात सुनिए, लेकिन 2023 का आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा कि सिलेबस में ये था आई वाला कि नहीं है। 23 वाले में नहीं है ना, तो क्वेश्चन कैसे आया जब नहीं है तो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 23 का सिलेबस देखिए कि 23 वाले में सिलेबस में क्या है। 2023 में सिलेबस चेंज हुआ, 24 वाले